दोस्तों, द 48 लॉ ऑफ पावर एक क्लासिक बुक है। यह बेस्ट सेलर बुक भी रह चुकी है। इस बुक में लिखी हुई 48 एडवाइस आपको पावरफुल इंसान बनने में मदद कर सकती है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन जी है। दोस्तों, ये दुनिया जालसाजों से भरा हुआ मैदान है और हम इस मैदान में फंस कर रह चुके हैं और कोई फायदा नहीं होगा यदि हम इस मैदान से बिना लड़े बाहर निकलने की कोशिश करें तो हम शायद ही यह समझ पाए कि हमें जालसाजों से लड़ने के लिए पावर की जरूरत होगी। इसलिए हमें खुद को पावरफुल बनाना ही होगा। ऐसा न करना हमारे लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। सच तो यह है कि हम जितने पावरफुल आदमी बनेंगे उतने ही अच्छे दोस्त, उतने ही अच्छे इंसान बन पाएंगे। मगर दूसरे लोग या चीजों को कंट्रोल करने से पहले हमें खुद को, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना होगा। जब हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने के कारण हमारी समझने की शक्ति कम होती जाती है। द 48 लॉ ऑफ पावर बुक समरी में हम यह सीखेंगे कि कैसे इमोशनल रिएक्शन की अपनी इस आदत को कंट्रोल करें। पावर प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार दिए हुए हैं। सिद्धांत नंबर 1, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करें। हान डायनेस्टी खत्म होने के 700 साल बाद तक भी चाइना में राजगद्दी के लिए मारकाट चलती रहती थी। जब भी कोई राजा बनता था तो उससे छोटा जनरल उसे मारकर उसकी गद्दी हथिया लेता था। ये पैटर्न यूं ही चल रहा था। मगर 1959 एडी में जनरल चाओ क्वियांग को पावर मिली और वे वहां के एम्परर सुंग बने। ऐसे होते ही पूरा खेल बदल गया। उनने इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोचा कि अगर वो पावर में आएंगे तो उनके जनरल भी उनके बारे में ऐसा ही सोचेंगे और उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक पार्टी का इंतजाम किया जहां पर सभी लोग नशे में धुत हो गए। तब एम्परर ने कहा कि जनरल्स को छोड़कर बाकी लोग वहां से चले जाएं। जनरल ने सोचा कि एम्परर उन्हें मारने की तैयारी कर रहा है और उन्हें मारने का हुक्म देने वाला है, मगर ऐसा नहीं हुआ। एम्परर सुंग ने कहा, रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल से लेकर सोने तक मुझे कभी मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। एम्परर सुंग ने जनरल से कहा, जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है इज्जत और सुकून भरे दिन गुजारे जाए। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सबको फाइन एसिड्स और अच्छी जिंदगी और अमीरी दूंगा और आपको दौलत से मालामाल कर दूंगा। अगली सुबह हर एक जनरल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और वे अपने अपने एसिड्स के नोबल और मास्टर बन गए जो उन्हें एम्परर सुंग ने दिए थे। एम्परर सुंग ने उसी तरह अपने सबसे बड़े राइवल राजा लियू को सरेंडर करने के बावजूद भी पनिश नहीं किया, बल्कि उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। इस तरह एम्परर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया और सुंग डायनेस्टी इसी तरह 3 दशक तक चाइना पर राज करती रही। नंबर 2, अपने इरादे छुपा कर रखें। ज्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो वे फील कर रहे होते हैं। वे सबके सामने अपने ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबके सामने बता देते हैं। ऐसा करना इंसानों के लिए बड़ा ही नेचुरल और आसान है। यदि हमें लोगों को अपने कंट्रोल में करना है तो हमें अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखना होगा। यह इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही एफर्ट लगता है। अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाना सीखिए, यह आपको बहुत ही काम आएगा। निनोन 17वीं सदी की फ्रांस में एक मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी। उसे लोगों को वश में करना अच्छी तरह आता था। एक बार म्यूकस नामक 20 वर्षीय बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़का उसके पास आया। उसे एक सुंदर काउंटेस से प्रेम हो गया था और वह निनोन से उसके प्रेम में मदद मांगने आया था। निनोन ने उसे काउंटेस से दूरी बनाने और इग्नोर करने के लिए कहा। जब वह काउंटेस से मिला तो वह उसे दोस्त की तरह मिला। वह दूसरी लड़कियों के साथ पेरिस घूमने लगा। काउंटेस इसे कंफ्यूज हो गई और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां म्यूकस को पाना चाहती है।
निनॉन को यकीन हो गया कि काउंटेस अब कुछ दिनों के बाद म्यूकस की हो जाएगी, मगर तभी एक गड़बड़ी हो गई। म्यूकस काउंटेस से मिला और वह निनॉन की एडवाइस को भूल गया और उसने काउंटेस को हाथ पकड़कर प्रपोज कर दिया। उसकी इस हरकत से काउंटेस शॉक्ड रह गई और उससे दूरी बना ली और अब उससे बात करना भी बंद कर दिया। इस तरह एक प्रेम कहानी का शुरुआत से पहले अंत हो गया। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखिए। ऐसे शो कीजिए कि आप कुछ और करना चाहते हैं। अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 3, कभी भी अपने मास्टर से आगे न निकले। गलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट थे। वे अपनी डिस्कवरी को हमेशा अपने एम्परर्स को डेडिक्ट कर देते थे। इससे गलीलियो को कुछ गिफ्ट मिल जाते थे। इससे उन्हें हर चीज के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। 1610 में गलीलियो ने जुपिटर के मून की खोज की। इस बार गलीलियो ने मेडिसिस पर फोकस किया और उन्होंने जुपिटर के मून का नाम उनके नाम पर रख दिया। गलीलियो ने अनाउंस किया कि उनने जुपिटर के 4 मूनों की खोज की है और उन्होंने यह खोज कोसिमो 2 के कोरोनेशन डे पर की है। इसलिए उन्होंने यह अनाउंस किया कि वे उनका नाम कोसिमो 2 के चारों बेटों के नाम पर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार जुपिटर के चारों मून जुपिटर के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी तरह कोसिमो 2 और उनके 3 भाई भी ऐसा ही करते हैं। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जिस तरह मेडिसी के फाउंडर कोसिमो के चारों बेटे। गलीलियो की इस बात से खुश होकर कोसिमो 2 ने उन्हें वहां का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया। अब उसे पूरी सैलरी मिलने लगी। उसे किसी को भी हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सारे मास्टर अपने बच्चों को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, परंतु वे इस बात से डरते हैं कि कहीं वे उनसे इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाएं। इसलिए हमेशा खुद से ज्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाएं। उन्हें हरगिज यह न दिखाएं कि आप उनसे ज्यादा ब्रिलियंट है। नंबर 4, उतना ही बोले जितने की जरूरत हो। बहुत समय पहले फ्रेंच कोर्ट में एक रिवाज हुआ करता था कि स्टेट इश्यूज को पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता था। कई दिनों की बहस के बाद 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे। ये दोनों लुइस 14 के सामने बारी बारी अपने व्यूज एक्सप्लेन करते थे। राजा दोनों को बस सुनते थे और उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे। जब वे अपनी बात पूरी कर लेते थे तो राजा कहता था, मैं देखता हूं, और कोर्ट से चले जाते थे। लुइस 14 उस सब्जेक्ट के बारे में फिर कभी बात नहीं करते थे। उसके कोर्टमैन को कुछ दिनों बाद पता चलता था कि जब राजा उस पर काम करवा चुके होते थे, उसकी चुप्पी से किसी को भी यह पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। राजा सबकी बातें सुनकर उनकी बातें जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को भी पता नहीं चलता था। लुइस 14 उन लोगों से वो सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता था जो वे उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिनकी वजह से वह बहुत ही पावरफुल बन गए थे। लोग उनसे डरते थे। इस तरह से साइलेंस लुइस 14 का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। तो को लिमिट में रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बन जाएंगे, बल्कि आप बहुत सी गलतियां करने से भी बच पाएंगे। इसलिए हमेशा उतना ही बोले जितने की जरूरत हो। दोस्तों, इस बुक को पढ़कर जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े ही लीडर बन जाएं, बल्कि आप इस बुक को पढ़कर कुछ न कुछ तो अवश्य सीखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।